नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। अब हम बात करेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कर्मचारियों की। एक तरफ सरकार कर्मचारियों को सौगातें दे रही है, कोशिश कर रही है कि उनकी नाराजगी कर्म हो जाए। दूसरी तरफ कर्मचारी कोर्ट से भी अपने हक की लड़ाई जीत कर आ रहे हैं और तीसरी तरफ वो सड़क पर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन भोपाल में किया और कल उससे भी बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है जब वो वल्लभ भवन को घेरेंगे और वल्लभ भवन पहुंच करके अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। मांगे बहुत सिंपल हैं। डीए केंद्र के समान मांगते हैं जो सरकारें कहती रही हैं। वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। वो कहते हैं हमें कैशलेस इलाज की सुविधा दीजिए। आपको बताएं कि सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी नीति सरकार लेकर आ रही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन फिर भी कर्मचारी सड़क पर हैं और आंदोलनों की झड़ी लगी हुई है। लगातार एक के बाद एक पिछले 15-20 दिनों में, आज की बात करूं, आज आंदोलन था, कल और बड़ा आंदोलन है, लगातार आंदोलन है और यह फहरिस्त लंबी है। तो सरकार कर्मचारियों के साथ है या खिलाफ? कांग्रेस कह रही है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है। बीजेपी कह रही है कि सरकार हर कदम पर कर्मचारियों के साथ है और उसके लिए वो बहुत अच्छी योजनाएं लेकर के आने वाली है। तो कौन है कर्मचारियों के साथ, कौन है खिलाफ? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सुनते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहे हैं कर्मचारी नेता। कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है, उनकी मांग क्या है। आपको बता रहे हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और साथ ही साथ जो दूसरे कर्मचारी नेता है उनके बयान पहले आपको सुनाते हैं। भोपाल में और पूरे प्रदेश में 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारा एक प्रदर्शन था और सरकार के हमारी जो मांगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है सरकार से, उसको लेकर हमने आज ध्यानाकर्षण कराने के लिए एक प्रदर्शन रखा था। और उन 11 सूत्री मांगों में हमारी प्रमुख मांगें जो हैं उनमें हमारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो कि 7वां महीना चालू हो गया, अभी तक सरकार ने नहीं दी है, उसे अविलंब दिया जाए। बगैर कोर्ट जाए सरकार का एक आदेश हो जाए जिसके तहत हमारा ये 70, 80, 90% जो कर्मचारी का नुकसान हो रहा है नए कर्मचारियों का, उस पर रोक लगाई जाए, वो आदेश को निरस्त किया जाए। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। मंत्रालय को तो चौथा समयमान भी नहीं दिया गया, 3% डीए हमारा नहीं दिया गया, जब तक महंगाई बहुत बढ़ रही है। अन्य राज्य सरकारों ने दे भी दिया है। इसके अलावा अभी सरकार ने स्थायी कर्मियों को बजाय उनको 7वां वेतनमान और अन्य लाभ देने के उनको डाइंग कार्डर घोषित कर दिया, तो आगे उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को 27 मार्च 2027 तक उनको सेवाओं से पृथक करने की, उनकी सेवाएं समाप्त करने का भी आदेश जारी हो गया। तो उन सब के लाखों परिवार, हजारों परिवार की आजीविका के ऊपर संकट आकर के खड़ा हो गया है। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मसले पर सियासत कैसे हो रही है। कांग्रेस कर्मचारी विरोधी सरकार को बता रही है और बीजेपी कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिला रही है और कर्मचारियों के साथ हर तरह से खड़े होने का दावा भी कर रही है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के बयान। बीजेपी को जिस तरीके से, क्योंकि कर्मचारी हित में अगर सरकारें काम करती हैं तो सरकार भी मजबूत रहती है, लेकिन 22 सालों से कर्मचारियों के अहित में, कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। और आज इसलिए कर्मचारियों को रोड पर आना पड़ रहा है। सेक्रेटरीएट से लेकर के हमारा प्यून से लेकर के जो समस्त कर्मचारी मध्य प्रदेश का है बहुत परेशान है और उनकी मांगों पर विशेष तौर से बीजेपी अनदेखा कर रही है। कर्मचारी भी मध्य प्रदेश के विकास का इंजन है और अनेक बार बैठक में भी कहा कि कर्मचारी जो है वर्तमान के चाणक्य हैं और वो हमें उनको सुझाव देते हैं। ये निर्णय लिया गया कि जो चतुर्थ वेतनमान, समयमान वेतनमान बढ़ाने का, जिससे कि लगभग 1.25 लाख से ज्यादा जो अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हैं उनको लाभ मिलने वाला है। अनेक हमने संवर्ग भी बहुत सारी संपन्न समाप्त किए, मात्र 3 है, नियमित है और जो संविदा वाला एक ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही साथ हमने 7वां वेतन आयोग पूरा का पूरा भी दिया जा रहा है। अनेक प्रकार के लाभ हम कर्मचारी बंधुओं को दे रहे हैं।
और ये रहे सवाल, सरकारी कर्मचारियों के आंदोलनों की झड़ी, ओपीएस केंद्र के समान डीए और 2 बच्चों की लिमिट से मांगी मुक्ति। सरकार बना रही नई योजना, कर्मचारी और परिवारों को कैशलेस इलाज मिलेगा। कांग्रेस बोली हर वर्ग का कर्मचारी परेशान, बीजेपी बोली सरकार रखेगी सबका ध्यान। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की मांगे होंगी पूरी, कैशलेस इलाज, ओपीएस डीए मिलेगा, हटेगी 2 बच्चों की मजबूरी। 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी भाई, ऐसा क्यों? बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हीं सरकारी कर्मचारियों पर देश की जनसंख्या नियंत्रित रखने का दबाव भी है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा शर्मा जी आपका। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और अशोक पांडे जी प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आता हूं। अशोक जी देखिए, कैशलेस इलाज के लिए आपके यानी कर्मचारी और उनके परिवारों वालों के लिए एक बहुत अच्छी योजना सरकार लेकर आ रही है, वो दावा कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के हित में कर सकते हैं करें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से आंदोलन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हुए थे, आज हुए हैं, कल फिर एक आंदोलन बढ़ा है। वजह क्या है साहब? वजह अभिलाष जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं, नव वर्ष मंगलमय करता हूं। और आप कर्मचारी हितैषी जर्नलिस्ट हैं, आपके चैनल पे हर बार कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। शुक्रिया सर। कारण ये है अभिलाष जी कि कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने वास्तविक रूप में बीमार कर दिया है, इसलिए वो कैशलेस सुविधा की व्यवस्था कर रही है और जो प्रमुख मांगे हमारी उन पर ध्यान नहीं दे रही। 3 लाख लोगों को कैडर घोषित कर दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया जी, केंद्र के समान डीए नहीं मिल रहा। अभी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार के प्रोविजन वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो कटौती होती है, पहले साल में 30%, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 10%, उस कटौती को समाप्त किया जाए और जो पिछले 6 वर्षों में कटौती की गई है वो वापस लिया जाए। लेकिन सरकार कर्मचारियों का नुकसान करने की बजाय फायदा नहीं कर रही। उस आर्डर का भी संज्ञान में अभी तक सरकार ने नहीं लिया, जबकि 6 जनवरी 2026 को वो आर्डर पारित हुआ है। 22 दिसंबर 2026 को कैडर घोषित करने वाला 3 लाख पदों को पारित हुआ, हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही किसी भी विषय में। स्थायी कर्मी को नियमित करना था, दैनिक वेतनभोगी को नियमित करना था, अंशकालीन को नियमित करना था, संविदा वालों को नियमित करना था, आउटसोर्स को नियमित करना, तो नियमित करने की बजाय वो तो बाहर का रास्ता दिखा रही सरकार। कारण इसका यह है कि सरकार में एक नौकरशाही की सिंडिकेट चल रही है जो कर्मचारियों का फायदा नहीं करती, कर्मचारी हितैषी नीति नहीं लागू करती, कर्मचारी विरोधी नीति लागू करती है। ठीक है, एक चीज और बोल दूं, ये देख लिए कोई भी नीति कोई भी फायदा हो, प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तत्काल दे दिया जाता है, लेकिन छोटे स्तर के कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी है, वाहन चालक है, स्थायी कर्मी है, इनको लंबे समय तक ना मिलता है और ना मिला। ठीक है, नई सरकार को 2 साल हो गए, लेकिन एक भी मांग कर्मचारी की मंजूर नहीं हुई, इसलिए हमको मजबूर होकर कल मंत्रालय वल्लभ भवन का घेराव करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का महोदय का ध्यानाकर्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का करना पड़ रहा है, नौकरशाही का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है, ठीक है अशोक जी, पूरी सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है कि हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। ठीक है, उनको सुने और हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर निर्णय करें। ठीक है, डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या आपको लग रहा है कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही और सरकार लगातार कह रही कि हम कर्मचारियों के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
यदि सरकार मुमकिन कदम उठा रही होती, भले ही दे भी ना पा रही होती, लेकिन इन कर्मचारियों का वर्तमान सरकार में भरोसा होता तो भी ये तसल्ली से रहते, आंदोलन न करते, रोज ज्ञापन लेके ना खड़े होते। देखिए, ये प्रश्न जो है राजनीति का नहीं है, ये प्रश्न जो है कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा है और उनके वाजिब हक और अधिकार से जुड़ा है। अभी पांडे जी ने बहुत ही कटु शब्द इस्तेमाल किया, वो है बंधुआ। अब आप मुझे बताइए कि बंधुआ शब्द यदि कर्मचारियों के नेता और कर्मचारी अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सरकार को आईना दिखा रहा है और सरकार को प्रमाण पत्र दे रहा है कि आप कितने अयोग्य हो। ये सरकार मजबूर है, लेकिन असुरक्षित कौन है? कर्मचारी है। जो कर्मचारी होते हैं वो स्टेट का, राज्य का एक परमानेंट फेस होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो कर्मचारी रहते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो टेम्परेरी व्यवस्था होती, जो सरकारें चुनी जाती हैं, उसने स्टेट के परमानेंट फेस को, एक स्थायी चेहरे को कितना विकृत कर दिया है। और इसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो जन सेवा की गुणवत्ता पे पड़ता है। आज आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है। पशुओं से ज्यादा बदतर स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है और उसके पीछे यही वजह है। देखिए, जो टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेसी रहती है वो ऑफिसेज में बैठती है, वो नीति बनाती है, प्रोग्राम बनाती है और लागू कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने कहा कि 4 बजे पानी आएगा, तो कलेक्टर खुद थोड़ी पानी का वो नलका छोड़ने जाता है, वो तो एक आपका तृतीय चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जाता है वो नल चालू करने। लेकिन उनकी यदि आप मांग पूरी नहीं करोगे तो हालात वही भागीरथपुरा जैसे होते हैं कि यदि आप एक जानवर को मेले का पानी सुंघा दो तो वो पिएगा नहीं, लेकिन हमारे इंसानों को ये मेले का पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यही आक्रोश है। आप बंधुआ मजदूर से अच्छे काम नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको प्रशिक्षित और वेल पेड कर्मचारी चाहिए होगा ताकि वो अपनी कर्तव्य समझे और तत्परता से काम करे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पूंजी सबसे ज्यादा शोषण करती है श्रम का। हम बार बार कहते हैं कि जो भाजपा है उस पूंजीपतियों की पार्टी है। पूंजीपतियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम है भाजपा, और भाजपा जो है सभी लोगों को गिग वर्कर बना देना चाहती है, परमानेंट कर्मचारी जैसा कुछ भी नहीं रखना चाहती है। वो एक ऐसी अराजक व्यवस्था बनाना चाहती है जिसपे पूंजीवाद का कब्जा रहे, जहां खनिज उद्योग का, प्रकृति का और श्रम का और मजदूरों का शोषण होता रहे। और इसका प्रमाण अभी आपको पांडे जी ने दे दिया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सरकार ने पिछले 20 साल में कर्मचारियों को बंधुआ बना दिया है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके दावे एक तरफ और वो तस्वीरें, वो हकीकत एक तरफ जो हम देखते हैं विरोध प्रदर्शन के तौर पर, बैनर पोस्टर के तौर पर, कर्मचारियों के मांग पत्रों के तौर पर, तो साहब किस पर यकीन करें हम? ये कर्मचारी आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेवजह नाराज हैं आपसे, कोई बिना रीजन के निकल करके आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, या ये परेशान है और आपको लग रहा है कि सब अच्छा हो रहा है इनके साथ? कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, मुझे लगता है अभिलाष जी, जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और सरकार कभी भी कर्मचारियों की विरोधी नहीं होती है, सदा हितैषी होती है। और पूर्व के जो निर्णय है, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय कर्मचारियों के हित में लिए गए। दूसरा, सरकार का यह दायित्व होता है कि वो सरकार जो है किसी भी कानून, संविधान, राज्य और अर्थव्यवस्था के भीतर कर्मचारियों के हित को सुरक्षित रखे और उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अभी जितनी 11 मांगे हुई है, निश्चित रूप से जो पात्र मांगे हैं उन पर सरकार ने पूर्व में भी विचार विमर्श भी करा है, उस पर निर्णय भी लिए हैं। अभी चतुर्थ समयमान वेतन की बात हो या उसके पूर्व में हरियाणा मॉडल लागू करने की बात हो, उसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बिठाने की बात हो, उसके बाद में महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया जा रहा है वो चरणबद्ध तरीके से दिया। डीए में देरी जो हुई थी वो व्यवस्थाओं के अनुरूप उसको सुधारा भी गया। जो चिकित्सा को लेकर जो बात की गई थी उसके लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो मुझे लगता है सभी जो कर्मचारियों के हित के निर्णय है सरकार द्वारा लिए गए। कहीं पर तुलनात्मक दृष्टिकोण है कि केंद्र के समान डीए की बात है तो सबकी व्यवस्था अलग है और व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यापक निर्णय लिए जाते हैं।
जो कोर्ट से रिलेटेड निर्णय था, उसमें किसी भी न्यायालय का जो आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी उसका संपूर्ण सम्मान करती है, पर चूंकि विषय न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत है, उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत जो विकल्प है उसका आकलन करने के पश्चात निश्चित रूप से सरकार बाध्य है उसको लागू करने के लिए। पर जब भी कोई सरकार निर्णय लागू करती तो उससे 1, 2 या 10 नहीं, प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारी उससे जुड़े होते हैं। उस आदेश से सीधे लाभ अर्जित करना हो या उस आदेश के खिलाफ जाना हो, तो मुझे लगता है दोनों तरह से सरकार कार्य कर रही है और निश्चित रूप से सरकार सदैव कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते आई है। एक समय वो था जिन्होंने समस्या उत्पन्न करी, संविदा समस्या किसने उत्पन्न करी, ओपीएस को लेकर किसने 2004 में जो है निर्णय लिए थे, उसके बाद 2018 में कमलनाथ जी की सरकार ने जो निर्णय लिए थे, आज तक कर्मचारी भुगतान कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक जब मुंडन करा लिए थे, उनकी मांगे नहीं मानी गई, कई को जंगल में डॉक्टर प्रेमव्यास जी, तो ओपीएस आप ओपीएस दे दीजिए ना, उन्होंने गलती की तो आप उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? आपने तो बाकी सब उनके नियम कानून बदल दिए, सारी योजनाओं के नाम तक बदल डाले। ओपीएस को आपको लगता है कि इनका गलत डिसीजन था तो आप कैरी ऑन क्यों कर रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, ओपीएस को लेकर मैं स्पष्ट बात कह देता हूं कि पूर्व में जो आकलन करा था उसके अनुसार विकास योजनाओं का वेतन भुगतान पर असर ना पड़े, हम किसी भी तरह से कर्मचारी का भविष्य और वर्तमान दोनों सुदृढ़ और सुनिश्चित करना चाहते हैं और उसके अनुसार ही हम ओपीएस से ज्यादा टिकाऊ जो अभी हमने वर्तमान में लागू करी उसको मानते हैं। अगर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की आवश्यकता हुई, उसमें भी परिवर्तन करना हो तो सरकार बाध्य है। इसीलिए कहा गया मांग रहे हैं भाई, वो तो मरीज बताएगा ना कि उसको कहां तकलीफ है, आप इसको ठीक कीजिए। आप तो वैसे डॉक्टर बन गए कि वो लेके गए कि मेरे हाथ में दर्द है, आप कह रहे पैर दिखाओ तुम्हारा, अगर हमको लगेगा कि तुम्हारे हाथ में दर्द है तब हम हाथ ठीक करेंगे। वो लिख लिख के मांग रहे हैं आपसे 2 साल 3 साल से ओपीएस जब से आपने बंद किए, और केंद्र से राज्य से सबसे मांग रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस बहाल भी हो गई। कांग्रेस के पीछे जाके छुप जाओ भाई। ओपीएस को लेके अभिलाष जी, कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य ये दोनों हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए कठोर निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इससे कर्मचारियों का अवगत करा गया। सिर्फ खजाने के लिए जरूरी है यूपीएन सेंट्रल। मैं जल्दी से आ जाता हूं, जल्दी से सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए यहां सरकार कुछ करती दिख रही है, कुछ हाईकोर्ट से राहत मिली है, हमारे कर्मचारी वहां से जीत कर आए हैं, जो 70, 80, 90% का जो सैलरी दी जाएगी, बाकी सैलरी सरकार अपनी जेब में रखेगी, अब वो वापस आएगी विथ एक साथ आएगी नहीं आएगी, अब वो सरकार को डिसाइड करना है। डीए को लेकर के बहुत लंबी मांग है, डीए केंद्र के समान होना चाहिए। सरकारें चुनाव से पहले पार्टी के तौर पर कहती हैं, सरकार बनने के बाद वो गैप लगातार बरकरार रहता है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त कर्मचारियों ने व्यापक दबाव बना लिया है, सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा, या आपको लगता है कि चुनाव आते आते 2-4 मांगे मान ली जाएंगी, बाकी ये मुद्दे तो हम देख रहे हैं कब से चल ही रहे हैं, ये चलते ही रहेंगे? डीए कब से बराबर हो रहा है, आज तक बराबर ही नहीं हो पाया। देखिए अभिलाष जी, जो भी कोई भी सरकार हो, उस सरकार के प्रोग्राम्स, उसकी पॉलिसीज को फील्ड में यानी ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो नौकरशाही नहीं, कर्मचारी या स्टाफ ही करता है। एक चीज। दूसरा, वेलफेयर की जो स्कीम्स है, उनकी सर्विसेज, जो वेलफेयर की सर्विसेज हैं, उनकी डिलीवरी अगर सुनिश्चित करनी है सरकार को तो इन्हीं के द्वारा की जा सकती है। अतः ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार के कामों की पब्लिक डोमेन में बेहतर इमेज बनानी है तो कर्मचारियों से बेहतर दूसरा कोई हथियार है ही नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि कर्मचारी वो चीज होते हैं जो चुनाव में हवा का रुख बदल देते हैं। और मैंने ये खुद देखा है अपने जीवन काल में कि मध्य प्रदेश में एक चुनाव ऐसा रहा था जिसने कहीं ना कहीं कर्मचारी का बड़ा रोल था, जिसने सरकार बदली तो ऐसी बदली कि फिर आई नहीं, वापस ही नहीं आ पाया आज तक। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 2 चीजें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मेरे भी सोर्सेस कह रहे हैं कि सरकार 2 चीज पर, एक तो कैशलेस इलाज की व्यवस्था। देखिए ये बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के लिए सरकार कैशलेस व्यवस्था करती है, इवन यहां तक कि 50% वो प्रीमियम भी जमा करते हैं। तो जो कर्मचारी प्रदेश हित में, प्रदेश के लिए काम कर रहा है, उसका परिवार भी उतना ही सुरक्षित हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसके बच्चे सुरक्षित हों,
उसके परिवार में कोई बीमारी ना हो, इसकी सुनिश्चितता करना सरकार की पहली प्राथमिकता में आना चाहिए। तो दो चीजें, एक तो ये इस तरफ सरकार, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि बढ़ रही आगे। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 2 बच्चों का प्रतिबंध है मध्य प्रदेश में, उस प्रतिबंध को भी हटाने की तरफ सरकार आगे बढ़ने की सोच रही है, ऐसा सोर्सेज मुझे बताते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जो व्यवस्था 89 के बाद से, यहां पर कर्मचारी नेता बैठे हैं, उनको आइडिया होगा कि 89 के बाद से जो तदर्थ नियुक्तियां बंद हुई, और तदर्थ पहले क्या होते थे, एडॉक वाले रेगुलर हो जाते थे। तदर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जो तात्कालिक समय में अगर हम भर्ती प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काम न अवरुद्ध ना हो, इसलिए उतने ही एबल लोग हम रख लेते थे और उन्हें बाद में रेगुलर कर देते थे। बाद में शिक्षा कर्मी जैसी, संविदा कर्मी जैसी ये जो व्यवस्थाएं आई, यानी संवर्गों में वितरण, मतलब कई संवर्ग बन गए, ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों पर बड़ा डाका मैं समझता हूं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर सरकार पॉजिटिव है, और मुझे लगता है सरकारें पॉजिटिव कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी तो प्रदेश की जनता है, रहते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं उनके दर्द को उतने बेहतरी से नहीं समझती है, तो हो सकता है कि ऊपर मिसगाइड कर देती हो, जिससे वो निर्णय नहीं हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं इनके वेलफेयर में हो सके। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं अशोक पांडे जी आपके पास आता हूं। अशोक पांडे जी, देखिए यहां पर जो कैडर को डाइंग कैडर बनाया गया, कहा गया कि हम कर्मचारियों के हित में फैसला ले रहे हैं, पर उसमें सबसे नीचे वाला कैडर आउटसोर्स छोड़ दिया गया, और उसमें लगभग यह भी निश्चित हो गया कि जिन कैडर को खत्म किया गया है उन पर भर्ती अब रेगुलर में नहीं होगी, उन पर भर्ती इन्हीं के थ्रू होगी, यानी आउटसोर्स होगी। तो ये तो जो खुशी शुरू में कर्मचारी मना रहे थे वो तो उल्टा हो गया, आप लोग तो और फंस गए। जो संविदा थे, जो मास्टर रोल कर्मी थे, जो दैनिक वेतन भोगी थे, वो तो और नीचे आ गए। अब वो आउटसोर्स के जरिए जाएंगे, या तो उनके पद ही खत्म हो गए, अब जो लोग उधर आएंगे वो आउटसोर्स के जरिए जाएंगे। तो ये तो एक बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी तो आपके पास कानूनी प्रावधान होते थे, पर अगर सारे कर्मचारी आउटसोर्स में चले जाएंगे तो फिर तो वो रास्ता भी बंद हो जाएगा आपका। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 3 दिन पहले कहा है कि आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी रेगुलर कर्मचारियों के जैसी सुविधाएं और पैसा नहीं मांग सकते। उसके पीछे उन्होंने बहुत अच्छा तर्क भी दिया है, क्योंकि आउटसोर्स किए हुए कर्मचारियों की नियुक्ति उन मानदंडों पर नहीं होती, ना वो एक सम्मिलित परीक्षा से आते हैं, ना उतनी पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, कौन किसकी वरीयता क्या है, किसका अनुभव क्या है, तो वो बिल्कुल लॉजिक सही है। तो ऐसे तो आप लोगों के लिए आने वाला वक्त बहुत कड़ा होने वाला है कर्मचारियों के लिए। अभिलाष जी, मैंने आपके ही चैनल में पिछली डिबेट में बताया था, जब ये आर्डर जारी हुआ था 22 दिसंबर को, कि पूरे हथियार काट दिए हैं, पूरे अधिकार का हनन कर दिया सरकार ने। अब 3 लाख कर्मचारियों के केडर खत्म करके उनको, मतलब उनका भविष्य अधिकार में डाल दिया। ना वो कोर्ट से अधिकार मांग सकते, ना विभाग से, ना सरकार से। यही बात तो मैंने आपसे कही थी, वो आज निचोड़ उसका ये निकल रहा है, और संविदा को भी खत्म कर देंगे। सरकार निचले स्तर के कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मी है, दैनिक वेतनभोगी है, संविदा हो, उनको नियमित करने की जगह उनके अधिकारों का हनन कर रही है। और ये अधिकारों का हनन नौकरशाही, कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू करके कर रही है। सर, एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, बाकी सरकार तो रही तो सुनवाई भी हो जाती थी, लेकिन ये वर्तमान सरकार को 2 साल बने हुए हो गया। पूरे मंत्रीगण, सभी लोग, पूरी सरकार 2 वर्ष का उत्सव मना रही है, लेकिन 2 वर्ष में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से, संगठनों से सरकार ने एक बार भी चर्चा नहीं करी। सरकार कोई कर्मचारी विषय का निर्णय लेती है, कभी कर्मचारी प्रतिनिधियों से, कर्मचारियों से नहीं पूछती कि हम आपके बारे में ये निर्णय ले रहे हैं, क्या ये आपके हित में है या इसमें कहीं आपको नुकसान है। कर्मचारियों के बारे में जितने भी निर्णय हो रहे हैं, मैं प्रेम व्यास जी बड़े वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। मुझे वर्तमान, पिछली सरकार को मैं नहीं कह रहा 20 साल 25 साल, जो वर्तमान सरकार है उसका व्यास जी, मेरा विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध है कि एक उदाहरण बता दीजिए कि सरकार ने कर्मचारी हित में यह निर्णय लिया था, पदोन्नत का निर्णय लिया, उसको कोर्ट में फंसा दिया। 3 लाख लोगों को
संख्या जो पद थी कैडर घोषित कर दिया। वो कहाँ रहे, ना उनका रेगुलर होगा, ना उनका वेतन वृद्धि मिलेगी, ना उनको वेतनमान मिलेगा। तो वो तो मतलब उनका भविष्य अंधकार में हो गया। 6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट जबलपुर की डबल बेंच ने कहा है कि जो नई नियुक्तियां होती थी उनका प्रोविजन पीरियड जो होता था कर्मचारियों का, उसमें सरकार 30%, 20%, 10% 3 साल में काट रही है। ये घोर अन्याय है। ये संविधान के खिलाफ ये व्यवस्था है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई व्यवस्था किसने लागू करी थी, वो सबको मालूम है। लेकिन सरकार को 6 तारीख से आज 14 तारीख हो, 15 तारीख हो गई, सरकार ने क्या उस ऑर्डर को संज्ञान में लिया? नहीं लिया। सरकार ने कौन सा ऐसा निर्णय लिया है? सरकार ना न्यायालय का ऑर्डर मान रही, न कर्मचारियों की मांगे सुनवाई कर रही, ज्ञापन पर निर्णय ले रही, न कर्मचारियों से चर्चा कर रही। तो सरकार हितैषी कैसे, कर्मचारी हितैषी सरकार आप कैसे हैं? मुझे एक बार बता दीजिए व्यास साहब, मैं आपको साधुवाद दूंगा। ठीक है, प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विक्रम चौधरी जी के पास आता हूं। विक्रम चौधरी जी, एक मैं बड़ा सवाल कर रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा आप इसका उत्तर देंगे। देखिए, कर्मचारी ही सरकार बनाते हैं, ये बात सब जानते हैं। दिग्विजय सिंह के लास्ट टर्म को लेकर के सभी लोग कहते हैं कि कर्मचारियों की नाराजगी थी कि वो ऐसे गए थे कि फिर रिपीट करने में उनको कमलनाथ जी तक आते आते दशकों गुजर गए। लेकिन एक तरफ कांग्रेस कहती है कि कर्मचारी बीजेपी से बहुत नाराज हैं, और दूसरी तरफ हर बार बीजेपी को चुनकर के जनता या कर्मचारी लेकर के भी आते हैं चुनाव में। यह थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, इसे क्लियर कीजिए कि कर्मचारी इतने ही नाराज हैं तो बीजेपी क्यों जीत करके आती है? भाई, बीजेपी को क्यों मैंडेट मिलता है? सर, ऐसा है कि इस देश का और इस दौर का बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां धीरेन शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे लोग यदि प्रासंगिक हैं तो फिर हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जहां का प्रधानमंत्री डुगडुगी बजा के भी वोट ले सकता है, तो फिर वही बात होती है ना कि बद भला और बदनाम बुरा। दिग्विजय सिंह साहब ने इतना बुरा नहीं किया था जितने वो बदनाम है, लेकिन 20 साल में इन्होंने बंधुआ मजदूर तक लेके आ गए ये लोग। ये प्रमाण हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं। भाजपा सरकार की 2 कारस्तानियां हैं, एक तो अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए कांग्रेस के पीछे छुप जाओ, और दूसरा जो कर्मचारी संघ है और जो मजदूर संघ है, जो भाजपा और आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन हैं, उनके माध्यम से जो है इस पूरे तनाव को डाइल्यूट कर दो, या इनको आप कोर्ट भेज दो तो कोर्ट का वास्ता दे के वो कर दो। और शर्मा जी जैसे पत्रकार बैठे हैं, वो सरकार को बचा के कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को खलनायक बना देते, जबकि मामला पॉलिसी मैटर का है, सरकार की आलोचना होनी चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है कि क्यों जिता देते हैं, विषय ये नहीं है कि वो जिता देते हैं, विषय ये है कि एक कलेक्टर यदि कलेक्टर बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको अक्षमता का और पूरे जीवन में भ्रष्टाचार करने का आधार मिल गया। चुनाव जीतना हारना एक प्रासंगिक एक सामयिक घटना होती है, वो स्थायी नहीं होती। अब चलिए आप वोट चोरी से जीते हो, चाहे कैसे भी जीते हो, इनका तो ये मोडस ऑपरेंडी है कि 5 साल खाओ और 2 महीने खिलाओ। आप 10-10 करोड़ रुपया लेके लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इन्होंने तो पूरे के पूरे भारत को चुनावी प्रक्रिया से ही बहिष्कृत कर दिया। मैंने जैसे ही आपसे कहा कि ये पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया दल है। हमारे दिग्विजय सिंह साहब मिलते थे, इसके पहले शिवराज सिंह जी का भी इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये मोहन यादव तो इतने गजब के आदमी हैं कि 5 करोड़ रुपए के लोग उन्होंने रखे हैं, कई पत्रकार खरीद रखे हैं। तो उनका काम यही है कि इनकी रील वायरल करो। 5 करोड़ रुपया इनके लिए उपलब्ध है, घोषणाएं करने के लिए उपलब्ध है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने के लिए उपलब्ध है, और इसके एवज में क्या करवाते हैं, अपने 150 कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे हैं और उनकी रील वायरल करवाते हैं। और एक ही डायलॉग है कि कीजिए जोरदार अभिनंदन, कीजिए जोरदार अभिनंदन। तो आप मुझे बताइए कि यदि कर्मचारी जब ज्ञापन लेके जाता है तो ये मुख्यमंत्री को वहम होता है कि अरे ये तो मेरी लोकप्रियता है, तो जोरदार अभिनंदन करने लगते हैं। तो बाकी लोग आप बैठे ही हैं जो क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो चारण गाते हैं, तो वो सरकार को बचा बचा के ले जाते हैं। हम बैठे आक्रोश है, हम बैठे हैं क्या मतलब आपका मतलब है हम बैठे हैं चारण गाने की? प्रभु, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। आप जैसे योग्य आदमी और हो जाएं तो अगले साल सरकार ही ना आए। ना, हम जो जनता के हित में उसकी बात करते हैं। मैं एक मिनट डॉक्टर प्रेम व्यास जी से सवाल ले लेता हूँ। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, यदि आप अनुमति दें तो एक लाइन बोलना। बोलिए अशोक जी, बोलिए। आपके प्रश्न का ही मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभिलाष जी, आपने पूछा कि बार बार बीजेपी की सरकार क्यों बन जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि 1989 से
3 तक की जो सरकार रही उसने कर्मचारियों के ऊपर वो कुठाराघात किया था जिसको आज भी कर्मचारी नहीं भूल पा रहे। उसके बाद 2018 से 2020 के बीच जो सरकार रही उसने तो एक कदम नहीं, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम आके रह के एक आर्डर जारी कर दिया कर्मचारियों के विरोध में। इतना बड़ा नुकसान किया कि कर्मचारी जो नियुक्ति आएगा उसको पूरा वेतन ही नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, काम हम पूरे कर्मचारी पूरे समय काम करेगा तो उसको ठीक है। मुझे अशोक जी जरा जाने दीजिए आगे। ये दोनों कार्यकाल कर्मचारियों के लिए बहुत खराब थे। कर्मचारी ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, 1 मिनट डॉक्टर प्रेम व्यास जी। ठीक है अशोक जी बस, ऐसे लोग अशोक जी बस, ठीक है अशोक जी बस। अशोक जी आपने एक सवाल कहा था, इतनी आप डबल से टाइम नहीं ले सकते, प्लीज समझिए। भाजपा को बचाने की रहती इन कर्मचारी नेताओं का। अशोक जी आप भी सरकार की तरह मत बिहेव कीजिए भाई, दूसरों का हिस्सा मत लीजिए, भाजपा को बोलने दीजिए। चलिए प्रेम व्यास जी के पास का काम है कि भाजपा को बचा के ले जाओ और अपनी दुकान भी चलाते रहो। विक्रम चौधरी जी, ठीक है मैं आ रहा हूं जल्दी से। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अब देखिए मतलब जो कहना चाह रहे थे उसको एक लाइन में मैं कह दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अच्छी सरकार चाहिए थी, हमें चुननी क्या पड़ रही कि कौन ज्यादा खराब है, मतलब कौन कम खराब है। सरकार चुनने के पीछे का जो तर्क अशोक पांडे जी ने दिया कि हमको बीजेपी से तो नाराजगी है ही है, पर कांग्रेस से तो हमें डर लगता है, तो इससे मतलब इसका मतलब यह है कि आपसे भी खुश नहीं है वो, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हमने तो सरकार ने मानदेय बढ़ाया, सेवा सुरक्षा सुधार में परिवर्तन किए, नियमितीकरण को कानूनी अमली जामा पहना, ऐसे कई सारे निर्णय सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिए और समय समय पर लिए। कर्मचारियों की मांग के अनुरूप हरियाणा मॉडल लागू करने की बात करें, कर्मचारियों की मांग के अनुरूप कपड़े कोई भी पात्र जो है लेकिन कहीं से बताया ना कि ये प्रयोजित विरोध होता है, जो जनता तक पहुंचते इसको डायरेक्ट। आपके समय पे आप बोलिए, एक मिनट अशोक जी आप बोलिए। ना सारे लोग सिर्फ एक मिनट विक्रम जी कर्मचारी हितों की दलाली करते हैं। विक्रम जी एक मिनट, कांग्रेस को विक्रम जी आप बोल लिए, विक्रम जी आप बोल लिए। ना एक मिनट आपस में मत कीजिए ना विक्रम जी और अशोक पांडे जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विक्रम जी अशोक पांडे जी ऐसा नहीं चलेगा भाई, आप लोग आरोप लगा देंगे और जवाब भी ना सुनेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। जिस पर आरोप लगाए वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप, बोलिए प्रेम व्यास जी। भाई दूसरा, अगर कहा गया कि कर्मचारियों के हित के लिए निर्णय नहीं लिया, इसलिए मैंने पूर्व से एक बहुत बड़ी श्रृंखला बताई जिसमें कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाना की बात हो, उनको सुरक्षा सेवा सुरक्षा नियमों में परिवर्तित करने की बात हो, उन पर कानूनी अड़चने ना हो इसके लेके कठोर नियम बनाने की बात हो, तो सभी तरफ से सरकार ने कार्य करा है, अपने दायित्वों का निर्वहन। प्रेम व्यास जी मुझे बताइए ना क्या काम किया है आपने? कोशिशें की है, बस कोशिशें ही कर रहे हैं, काम क्या हुआ वो बता दीजिए। 2-3 चीज वो मांग तो रहे हैं अशोक पांडे जी की, क्या अच्छा किया आपने? भाई डीए की जो दरें होती है राज्य व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है, उसको लागू कराएं। सैलरी टाइम एक मिनट प्रेम व्यास जी, क्या लागू किया आपने? वो जो गैप है वो गैप तो बना हुआ है ना, जिसको खत्म करने की बात थी, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई राज्य की व्यवस्थाएं और केंद्र की व्यवस्थाएं, ये दोनों व्यवस्था होती, लेकिन राज्य ने तो बार बार प्रयास करा कि केंद्र के अनुरूप ही निर्णय लिया। प्रयास करा, यही तो मैं कह रहा था। आप मेरी बात बोल रहे हैं कि आपने प्रयास किए, कोशिशें की, नतीजा नहीं निकाल पाए। मतलब ये होता है अभिलाष जी, प्रयास का ये मतलब होता है कि वहां तक पहुंचना। हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं और 8 तक पहुंचते तो उसको प्रयास ही कहा जाएगा। अगर हम पूरा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, 20 साल से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, और कहा जाता है जिंदा कौमें इतना लंबा इंतजार नहीं करती। आपने तो पूरी पीढ़ियां निकाल दी, 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से, और अभी आपके प्रयास सफल भी नहीं हुए। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई एक वोटर आएगा और आपको 100-200 साल का राज दे देगा। अभिलाष जी मैंने बताया चतुर्थ वेतनमान लागू करा, आप उससे सहमत है या नहीं है? कि सैलरीज बढ़ाई गई 7 से लेकर 9,000, 9 से लेकर 18,000, आज लगभग 50,000 से ज्यादा शिक्षकों को सैलरी मिल रही है, आप उससे सहमत है कि नहीं? तृतीय समयमान लागू करा गया कि डीए लागू करा के नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, आप उससे सहमत है कि नहीं? ये मुख्य है। उसके बाद हमने कहा है कि और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर सरकार गंभीरता से विचार भी करती, चर्चा भी करती है। निर्णय एकांगी नहीं होता है, निर्णय के लिए समुचित लोग बैठते हैं, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा होती, उसके बाद कोई निर्णय। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास आता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने जब लास्ट चुनाव लड़ा था, इस उम्मीद के साथ लड़ा था कि अगले सीएम फेस वही हैं, और उन्होंने बहुत सारी पंचायतें कर्मचारियों की बुलाई थी और बहुत सारे ऐलान कर दिए। कहीं यह भी तो एक रीजन नहीं है कि शिवराज जी वापस आएंगे तो फिर यह कहेंगे भैया इनको पक्का करेंगे सारे कर्मचारियों को, ये वो
तो इन्हें ही हटा देते हैं ताकि इनसे जवाबदेही खत्म हो जाए। हालांकि लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना था, पर अब बीजेपी कहती है कि वो तो शिवराज जी ने वादा किया था, हम जो बेहतर कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, वो वादे ही गायब हो गए। कितना अच्छा है कि एक चेहरे को बदल दीजिए और पूरी पार्टी की जो जिम्मेदारी थी, जो सम्मिलित तौर से पार्टी जिसका क्रेडिट लेती थी, वो जिम्मेदारी आपके कांधों से हट जाती है। फिर देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली चीज तो एक है कि यहां पर जो कर्मचारी यूनियन के नेता बैठे हैं उनको बिकाऊ कह दिया जाता है, एक पत्रकार को सरकार को डिफेंड करने वाला कह दिया जाता है। देखिए, अगर जर्नलिज्म थोड़ा सा, एक स्पोक्स पर्सन को जर्नलिज्म जरूर आनी चाहिए। आजादी के पहले तक जर्नलिज्म का रोल था बॉस डॉग की तरह काम करना, लेकिन सेकंड प्रेस कमीशन आने के बाद जर्नलिज्म का रोल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के रूप में बदला है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो चीज बेहतर हो रही उसको भी बताना। बॉस डॉग तो केवल आजादी के पहले तक की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉस डॉग नहीं रहे, बॉस डॉग भी रहना चाहिए मीडिया को, लेकिन साथ ही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर तो देखिए, कंटेंट ऐसा हो जो सरकार को अटैक कर सके। कंटेंट ये ना हो कि किसी जर्नलिस्ट या किसी कर्मचारी नेता को अटैक, आप अटैक करिए, आप स्पोक्स पर्सन बीजेपी के अपोनेंट पार्टी के उसको अटैक करिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। जो कंटेंट है वो सत्य है, जो कोई आप काट थोड़ा सकते, जो बात सच्चाई है। 89 से बिगड़ा है माहौल मध्य प्रदेश का, तो बिगड़ा है। ये जो कैडराइजेशन हुआ ये कहां से हुआ? ये वहीं से तो हुआ है। इसके पहले क्या था? तदर्थ था, 3 साल बाद तदर्थ रेगुलर, 89 डेज के बाद रेगुलर हो जाते थे। 89 डेज का प्रोविजन था उसमें, बिल्कुल था। तो मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ा तो गया है, हाँ, उसको पोषित आगे आने वाली दूसरी सरकारों ने भी किया। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश का सिस्टम 90 के दशक से बिगड़ा है। उसको सुधार लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उतनी सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन एक चीज जरूर है, 2 चीजों पर काम। आपने कहा कि जो कर्मचारी यूनियन क्या काम करते हैं, क्या ये प्रेशर बना पाएंगे? देखिए, जो भी कर्मचारी यूनियंस होते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्शंस के ठीक पहले जो आपने 2023 का जिक्र किया है, ये प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी घोषणाएं या कुछ ऐसे निर्णय हो जाएं जो उनके फेवर में हो। तो ये जो आजकल लगातार कुछ दिनों से कर्मचारियों के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि सरकार पर एक दबाव बनाया जाए। और ये यूनियंस का काम ही होता है दबाव बनाना। बिगर दबाव बनाए रिजल्ट कम आते। पर एक चीज है, कांग्रेस सरकार की कमियों को देखे, हाँ, व्यक्तियों की कमियों पर ना जाए ना। कांग्रेस के साथ जिसका पब्लिक डोमेन में आपकी इमेज पर कुछ अच्छा जाएगा, जिससे आने वाले इलेक्शंस में आपको लोग फेवर कर सके। नहीं, कांग्रेस क्या है कि विपक्ष की भूमिका में रहती है, और वो विपक्ष का आजकल मायना ये हो गया कि किसी भी चीज का विरोध कर देना। हम मीडिया वाले लोग हैं सर, हमारा काम है पत्रकारों का, अच्छा है तो अच्छा बोलना पड़ेगा, बुरा है तो बुरा बोलना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। विपक्ष को जिस दिन ये लगा कि भाई अगर कोई मेरी प्रतिद्वंदी सरकार है वो अच्छा कोई एक काम कर रही है, आप देखिए आजकल ना बीजेपी कभी करती है। मैंने कई बार बीजेपी के लोगों से पूछा कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया, कोई तो एक अच्छा काम किया होगा कि 10 साल जनता ने दिया। बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता नहीं बोल सकता। सियासी दलों के पास ये लिबर्टी है, आजादी है, खुलापन है कि आप अच्छे काम को भी बुरा बोलिए। हम लोग पत्रकार हैं, कलम के सिपाही हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को सरस्वती पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। सियासतदानों और पत्रकारों में थोड़ा सा फर्क है, ये बरकरार रहे, जनता को पता चलता रहे, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।